हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया था। ओके, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि हिंदी मीडियम का बैच है और ये क्लास 34। ओके, 33 क्लास तक हम लोग पढ़ चुके हैं, 34 क्लास होगा आज हमारा। तो हेडिंग क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक ओके। तो किसके कारण निकालना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण। कौन सी स्थिति पर? तो निरक्षीय रेखा पर। क्या निकालना है? तो विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। ओके, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको विद्युतीय तीव्रता बोलिए या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, बोथ आर सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल लाइन, दोनों बोल सकते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन जिसको निरक्षीय स्थिति कहा जाता है और इक्वेटोरियल लाइन, दोनों में अंतर स्पष्ट कर चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में आपको अक्षीय रेखा, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय रेखा, निरक्षीय स्थिति के बारे में बताया जा चुका है। ओके, तो ये हमारा हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग के पश्चात पहले हमको डायग्राम से समझना होगा कि सर डायग्राम निरक्षीय का क्या होता है, किस प्रकार से खींचते हैं, डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सारा चीज हम लोग सीखेंगे। तो पहले आप इंग्लिश और हिंदी में हेडिंग दे दीजिए, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, और ये जो हमारा क्लास है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, या गणना करें, कुछ भी दे सकता है। हटाया जाए। चलिए, तो ये इंग्लिश वाला हटा दे रहे हैं क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा सा। और विद्युतीय तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ये जहां भी लिखा रहे तो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दोनों एक ही हैं। क्षेत्र का ही तीव्रता होता है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं सर निरक्षीय स्थिति क्या है। तो ये बताइए कि ई डायग्राम देखे हैं ना जी, इस डायग्राम से परिचित है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो आपने बोला कि सर इसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युतीय द्विध्रुव। विद्युतीय द्विध्रुव किसको कहा जाता है? जब समान परिमाण का दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहा जाता है। इनका नेचर एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। एक माइनस क्यू है तो एक प्लस क्यू, अगर -2 क्यू रहता तो ये +2 क्यू, -3 क्यू रहता तो +3 क्यू।
ठीक है, मतलब आवेश का परिमाण समान रहेगा तभी इसको हम विद्युतीय द्विध्रुव कहेंगे। अब बताइए कि एक लड़का बोला कि सर -2q लिख दीजिए, इसको +3q, तो ये बताइए कि विद्युतीय द्विध्रुव है जी? तो बिल्कुल नहीं है। कारण क्या है? तो एक -2q है, एक +3q है, तो इनका आवेश का परिमाण तो बदल गया, यहाँ पर 2q, यहाँ पर 3q। ये नहीं होगा। ये कब होगा? तो आप बोलेंगे कि सर अगर यहाँ भी 2q है, तब देखिए आवेश का परिमाण समान 2q और 2q, एक माइनस एक प्लस, अब जाके ये क्या बन गया? विद्युतीय द्विध्रुव बन गया। तो जब भी द्विध्रुव कहा जाए तो आपको याद रखना होगा कि आवेश का एक जोड़ा होगा, एक प्लस में एक माइनस में, उनका परिमाण हमेशा समान होगा। अगर 2q है तो 2q, अगर केवल q है तो इधर भी केवल q रहेगा। क्लियर है? अब अक्षीय स्थिति क्या होता है या अक्षीय रेखा क्या होता है? तो ध्यान देंगे, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाला ये जो लाइन है ना, इसी को अक्षीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये अक्षीय रेखा होता है। लेकिन हमको किस पे निकालना है? निरक्षीय रेखा। तो सवाल ये है कि सर निरक्षीय रेखा क्या होगा? अब समझिए, ये अक्षीय रेखा हो गया ना जी, इसका एक मध्य बिंदु लेते हैं। तो मध्य बिंदु का कुछ नाम ले लीजिए, हमने बोला कि मध्य बिंदु का नाम वो ले लीजिए। तो ये बताइए कि इधर का दूरी क्या होता है? L होता है, और इधर का भी दूरी क्या होता है? L। तो L टोटल दूरी हम पूछे तो कितना बोलिएगा? 2L। इसको क्या बोलते हैं जी? पीछे के क्लास में पढ़ चुके हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? तो द्विध्रुव की लंबाई लेंथ ऑफ डाइपोल कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से या मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर खींचा गया लंब, ठीक है, यह विषुवत रेखा जो है इसी को निरक्षीय रेखा कहा जाता है। ठीक है, ई लाइन को क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा, और इस लाइन को क्या बोलेंगे? निरक्षीय रेखा। अब हमने क्या बोला? किस पे निकालना है? निरक्षीय रेखा पर। तो निरक्षीय रेखा यही है ना जी। तो हमने बोला कि निरक्षीय रेखा पे एक बिंदु ले लिए और इस जगह का नाम ले लिए m जगह का नाम है, और यहाँ पे परीक्षण आवेश रख दिए। परीक्षण आवेश, टेस्टिंग चार्ज, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं परीक्षण आवेश के बारे में। इस पे बिंदु m पर एक परीक्षण आवेश रख दिए +q0। अब क्या कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के कारण, मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण, इन दोनों आवेशों के कारण इस जगह पर तीव्रता कितना होगा ज्ञात कीजिए। क्लियर है? ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा टॉपिक जो इसके पीछे वाला क्लास कर चुके हैं, जो अक्षीय स्थिति के कारण पढ़ चुके हैं, उन्हीं को निरक्षीय स्थिति के कारण समझ में आएगा। तो ध्यान देंगे, हमने क्या बोला जी? हमने बोला कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। तो द्विध्रुव में कितना आवेश है? 2 आवेश, एक +q, एक -q। ओके, तो हमने क्या बोला जी? तो हमने बोला कि इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पे तीव्रता निकालेंगे। अब ये जो m है, बिंदु m, ये कितना दूरी पर है? तो आपने बोला कि सर यह है स्मॉल r दूरी पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम क्या ले लेते हैं? स्मॉल r। हो गया ना जी? कहां से कहां तक का दूरी? तो एक केंद्र O से लेकर बिंदु M तक का दूरी। अब हमको क्या करना है ये बताइए। तो आपने बोला कि सर दोनों के कारण यहाँ पे तीव्रता बताइए। चलिए, सबसे पहले +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण यहाँ पे हमको तीव्रता चाहिए। तो ये बताइए कि यहाँ भी प्लस है, और यहाँ कौन सा आवेश रखे हैं? यहाँ कौन सा आवेश है? तो ये भी प्लस है। तो प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण, मतलब ये आवेश इसको धक्का देगा कि भाई आप इधर चले जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। क्लियर है? अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग सदिश का कंसेप्ट लेंगे, जो बच्चे 11th में पढ़े होंगे। याद कीजिए कि हमने आपको बताया था कि यदि एक आदमी x अक्ष की ओर बल लगाता है F1 और y अक्ष की ओर बल लगाता है F2,
क्लियर है? यदि आप x तल में बल लगाएं F1, y तल में बल लगाएं F2, तो इन दोनों का परिणाम इधर लगता है जिसका नाम होता है F। ओके? या अगर यही F दे दिया, बोला कि एक काम कीजिए xy तल में आपका ये बल लगा है, तो xy तल का मतलब क्या होता है? दो दिशा में बल लगा है। किधर किधर लगा है? तो एक x अक्ष की ओर बल लगेगा, एक y अक्ष की ओर। तो ये बताइए कि टूटता है तो कैसे टूटता है जी? तो आपने बोला कि सर थीटा तो हमेशा क्षैतिज के साथ बनाएगा, तो जिसके साथ थीटा बनाता है वो टूटता है कॉस में। तो आप बोलेंगे कि सर x अक्ष के साथ e f cos थीटा बनाएगा और y अक्ष के साथ e f sin थीटा। ये जो बच्चे 11th में पढ़े हैं सदिश उन्हीं को ये बात समझ में आएगा। क्लियर है? कि सर अगर कोई xy तल में बल है तो ये दो भाग में टूटेगा, जिसके साथ कोण बनता है cos में, जिसके साथ कोण नहीं बनता है sin में। अब आइए यहाँ पर हमने क्या बोला जी? हमने बोला कि मेरा E इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो अब बताइए कि इसका अगर हम कंपोनेंट तोड़ना चाहें, इसका घटक तोड़ना चाहें, तो E तो नीचे के साथ थीटा बनाएगा और इसके साथ नहीं बनाएगा, तो E किस में टूटेगा? E cos थीटा में। और E किस में टूटेगा? E sin थीटा में। तो आइए यही चीज यहाँ पर करने वाले हैं। हमने बोला कि अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो घटक कीजिए। हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो घटक किया जी। एक कहाँ किया गया? तो एक x तल में किया गया, सॉरी ये इधर उधर हो जा रहा है। ये हो गया। चलिए, तो हमने बोला इस बिंदु M के पास विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता दो भाग में टूट गया है, तो थीटा इसके साथ बना, तो इसको किस में तोड़ दिया जाए? E cos थीटा। और ऊपर वाले के साथ कोण नहीं बना है, तो E किस में टूटेगा जी? E sin थीटा। तो अब बताइए कि ये E sin थीटा किसके कारण है? इस विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के कारण। E cos थीटा किसके कारण है? तो E plus Q, मतलब इसके कारण। तो अब देखिए, जब इस प्लस Q के कारण ये दोनों आ गया तब इसको हटा देंगे, क्योंकि हमने क्या बोला कि जब आप E बल लगाएं और बल को घटक के पद में तोड़ दिए तब इसको भूल जाना है, तब आपका मेन बल कौन हो गया? ये दोनों। उसी प्रकार हम तीव्रता को दो भाग में तोड़ दिए sin cos, तब इसको भूला जाना है। ठीक है? ये था मेरे पास। अब पूछेंगे तो आपको बताना है कि E cos थीटा E sin थीटा। क्लियर है? तो ये कितने भाग में टूट गया? तो आपने बोला सर ये दो भाग में टूटा, एक cos में एक sin में। चलो, अब यहाँ पर ये किसके कारण अभी निकाले थे तीव्रता? तो ये अभी हम प्लस Q आवेश के कारण निकाले थे। अब किसके कारण निकालना है? तो माइनस Q आवेश के कारण। तो ये बताइए कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस पे क्या करेगा जी? बल लगाएगा और बल लगा के उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आपने बोला कि सर माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इसका नाम क्या दें? तो E माइनस Q। अभी बताइए डायग्राम कैसे बन गया जी? तो डायग्राम देखिए इस तरीके से, E क्या हो गया? E माइनस Q। तो बताइए कोण तो हम लोग हमेशा x वाले के साथ बनाते हैं, तो E भी दो भाग में टूटेगा। किस में? E cos थीटा में। और जिसके साथ कोण नहीं बना है किस में? E sin थीटा में। क्लियर है? तो E किसके कारण था? प्लस Q आवेश के कारण। और E किसके कारण है? माइनस Q आवेश के कारण। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला कि ये हो गया हमारा E माइनस Q, ध्यान देंगे, ये हो गया हमारा E माइनस Q। अभी दो भाग में टूटेगा, एक तो इसी पे हो जाएगा, तो आपने बोला कि सर एक तो ऊपर वाले के साथ हो जाएगा। देखिए इधर E कोण कितना? थीटा, तो एक आ जाएगा इसी पे E cos थीटा। और एक कहाँ आएगा जी? तो एक आप बोलेंगे कि सर नीचे वाले लाइन पर आएगा, ये इधर आएगा। ठीक है? तो इधर आएगा नीचे वाले लाइन पे, तो इसका नाम क्या ले लेंगे? E sin थीटा।
देखिए स्पेस कम है जी, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो ई साइन थीटा। तो अब बताइए कि ये ई साइन थीटा किसके कारण है? इस माइनस क्यू के कारण। ई कॉस थीटा किसके कारण है? इस माइनस क्यू के कारण। ई साइन थीटा किसके कारण है? ई प्लस क्यू के कारण। और ई कॉस थीटा किसके कारण है? ई प्लस क्यू के कारण। अब बताइए कि इन दोनों के कारण तीव्रता कितना मिला? तो 4 तीव्रता। ई साइन थीटा ऊपर, ई साइन थीटा नीचे, और ई कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि ई टूटा कैसे है। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। तो ये ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हैं, उसी का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। ओके, अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इसका यूज नहीं है, ये समझाने के लिए बनाया गया था। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या बोला जी, ये ई कॉस थीटा 2 है यहाँ पर, एक प्लस क्यू के कारण, एक माइनस क्यू के कारण, ये ई कॉस थीटा। ओके, अब ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है? मतलब बिंदु M से लेकर, या इसका भी नाम दे दे जी, इसका नाम A, इसका नाम B, ये O है ही, और ये M हो गया। ये बताइए कि M से लेके B तक का दूरी कितना होगा? तो दूरी निकालने के लिए फिर यहाँ पे आइए, डायग्राम देखिए, तो ये M है, ये O है, ये B, ये 2 त्रिभुज है ना जी, तो एक त्रिभुज को काट के यहाँ पे लेके आ गए। अब बताइए कि ये दूरी L है, ये दूरी R है, तो ये संपूर्ण त्रिभुज हुआ ना जी 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम बताइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो आपने बोला कि सर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना जी? क्लियर है? तो ये बताइए, ये तो कर्ण है, ये तो हमको निकालना ही है। तो हमने बोला कि यहाँ पर कर्ण हो गया हमारा MB स्क्वायर बराबर लंब कौन है? E है, R स्क्वायर, आधार कौन है? L है, L स्क्वायर। तो MB निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो बगल वाले पे रूट आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप गणित पढ़ते होंगे तो आपको जानकारी होगा कि जब ये रूट हटेगा, हम चाहते हैं कि रूट हटा दें, जब ये रूट हटेगा तो हम इसके पावर कितना रख देंगे? 1/2। ये जब अंडर रूट हटता है ये रूट, तो कितना लेते हैं हम लोग? पावर 1/2। तो अब बताइए कि यहाँ पर ये दूरी को हम लोग कितना लिख सकते हैं जी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2, और ये भी तो उतना ही होगा, तो ये भी दूरी कितना हो गया? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। क्लियर है? तो ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। आपका डायग्राम समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत बारीकी से, एक बार, 2 बार, 3 बार पहले आप डायग्राम समझिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं है जितना डायग्राम समझना अनिवार्य है। ओके, तो देख लिए ना जी कैसे निकाले वहां पर। अब इसको हटाते हैं, ये हटा दिया गया। अब हमको क्या करना है? तो हमको तीव्रता निकालना है। तो ये बताइए कि बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला क्या है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R स्क्वायर, यही ना है जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिख दे क्या? K इंटू Q बटा में R स्क्वायर, और बेहतर रहेगा? तो बिल्कुल। तो करना क्या है? तो पहले जो आप डायग्राम बनाए हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन पर आएंगे। तो कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा देखिए, थोड़ा लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया है कि इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो देखिए डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है, लिखेंगे माना कि AB एक विद्युत
द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु M स्थित है, जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, क्लियर है। तो देखिए पहले भी बता चुके हैं कि जो आपने लैंग्वेज लिखा है इसको बड़ा और छोटा हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना जो अभी हमने लिखा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना ही लिखना है। एनी क्या हमने लिखा कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, देखिए विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु M स्थित है, जहां विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो दोनों का मध्य बिंदु O हो गया, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु M है, ठीक है, और इस M पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, जिसको विद्युतीय तीव्रता भी कहा जाता है। ओके, तो आपका काम क्या होगा, तो आपका काम ये होगा कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के पश्चात ये जो लैंग्वेज लिखा गया है, लैंग्वेज लिखकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद लैंग्वेज से इसको एक्सप्लेन कीजिए और इसके बाद हम कैलकुलेशन में आगे आएंगे। ओके, लिख लीजिए, चलिए लिख लिया बालक। तो ये लैंग्वेज रटना नहीं है, आप डायग्राम देख के खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके कैलकुलेशन किया जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके दोनों आवेश से तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता तो अब ये बताइए कि प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता कितना होगा जी, तो E प्लस Q कितना होगा सर 1/4πε0 और Q बटा में R स्क्वायर। बताइए दूरी कौन लेंगे, तो यहाँ पर तीव्रता निकालिएगा तो यही ना दूरी लीजिएगा। तो E बताइए कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदुवत आवेश के कारण 1/4πε0 और Q बटा में R स्क्वायर। तो E तो टोटल R है, इसका ना स्क्वायर करना पड़ेगा जी। तो आपने बोला कि सर बिल्कुल, यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2, इसका स्क्वायर कह रहा है तो 2 से गुना हो जाएगा, क्लियर है। तो अब E बताइए कि 2 से गुना कीजिएगा तो कट न जाएगा जी पावर, इसको और एक स्टेप बढ़ा लेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना मिला। तो हमने बोला कि काम कीजिए E 1/4πε0 को के लिख लीजिए
इंटू क्यू अब बटा में ये क्या हो जाएगा जी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कारण कि ये जो है 1/2 का स्क्वायर किए तो ये कट गया, हो गया। चलिए अब किसके कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण तीव्रता। अब बताइए कितना होगा, E माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूरी कितना है जी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, तो फिर वही है। तो आपने बोला कि सर आर स्क्वायर एल स्क्वायर का पावर 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे मतलब यहाँ पे 2 देंगे। तो अब बताइए कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा जी, तो कितना बचा। तो आपने बोला कि सर इस सब को क्या लिख दीजिए, के इंटू क्यू और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे किसी का इच्छा होगा कि नहीं सर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे, तो लास्ट में आप की जगह पे क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता कितना है, इतना, और माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता कितना है, इतना। अब आपसे पूछेंगे कि टोटल तीव्रता बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर टोटल तीव्रता यहाँ पे E cos थीटा और E cos थीटा कितना हुआ, 2E cos थीटा होगा। कारण कि E sin थीटा से E sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है और एक दूसरे के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सर E sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर लेगा अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब बताइए कि कुल तीव्रता कितना होगा, तो सर E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो ये कितना हो गया जी, इसको हटाइए, ये कितना हो गया, तो 2E cos थीटा। अब ध्यान देंगे इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए और ई जो है इसको समीकरण 3 कर लेते हैं, इसको समीकरण 3 कर लेते हैं। तो सर ये कहां से कुल तीव्रता 2E cos थीटा लिख दिए, तो ध्यान देंगे E टूटा था 2 में E sin थीटा E cos थीटा में, और E टूटा था E cos थीटा E sin थीटा में। तो E sin थीटा को कैंसिल कर दिया, कारण सर दोनों आपस में बराबर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। क्लियर है, इसका मतलब इस जगह पे ये जो बिंदु है संतुलित होगा। तो बताइए कि ये दोनों कैंसिल कर दिया, दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है, E cos थीटा भी लग रहा है और इसका वाला भी लग रहा है। तो जब दोनों एक ही दिशा में लगेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो E cos थीटा कितना हो गया, 2E cos थीटा हो गया। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण 1 या 2 से किसी से आप E का वैल्यू रख दीजिए और डायग्राम से cos थीटा निकाल लीजिए। तो सर थीटा कहाँ है, तो देखिए कहाँ है, ये थीटा नहीं है जी, ये भी थीटा है, ठीक है। तो आपने बोला कि सर डायग्राम से क्या करेंगे, हम थीटा निकाल लेंगे और E का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर रख देंगे, निकल जाएगा। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, कुछ इसमें से इरेज करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए हो गया बालक, आगे कैलकुलेशन करना है, वैल्यू याद रखिएगा रखने के लिए।
चलिए अभी इतना ही रेस करते हैं। तो हमने क्या बोला कि E बराबर 2E cos थीटा है। तो E का तो वैल्यू समीकरण हमको 1 या 2 से लिख देंगे। cos थीटा कैसे लिखेंगे सर? तो ध्यान देंगे, आइए डायग्राम में। cos थीटा बराबर ये अगर थीटा है और cos लीजिएगा तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस। बेस मतलब आधार। तो ये बताइए कि कोण है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार हो गया L और कर्ण हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर का पावर 1/2। क्लियर है? अब सारा वैल्यू पुटअप कर दिया जाए तो E इक्वल टू 2 E का वैल्यू तो ये वाला लीजिए, ये समीकरण 1 से K इंटू Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए E का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, यहाँ से उठा के E का वैल्यू यहाँ पे रख दिए। अब कौन है? cos थीटा। cos थीटा की जगह पर क्या आएगा जी? तो L बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2। क्लियर है? अब नीचे वाला भी हटाते हैं। अब देखिए अगर आप गणित पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि जब आधार एक जैसा रहता है, देखिए ये दोनों को हटा रहे हैं, आधार एक जैसे, इसका पावर कितना है जी? यहाँ पर 1 और ये कितना है? R स्क्वायर L स्क्वायर का पावर 1/2। तो दोनों का आधार सेम है तो हम क्या करते हैं? पावर को जोड़ दिया जाता है। R स्क्वायर L स्क्वायर का पावर इसका 1 1/2, तो जोड़िए, भिन्न का जोड़ बनाइए। तो R स्क्वायर L स्क्वायर का पावर कितना? 2 एकम 2 और 3/2। इसका मतलब कि इन दोनों को हटाकर कितना लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है? तो यही करने वाले हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स का है। तो हमने बोला कि काम कीजिए, E इक्वल टू यहाँ पर K को यहाँ लिख दीजिए, Q लिख दीजिए और 2L लिख दीजिए। और इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोला? यहाँ पावर कितना है? 1 और 1/2, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर का पावर 3/2। चलिए इसको समझते हैं। तो ये बताइए कि हम Q इंटू 2L को क्या लिखेंगे जी? P बराबर Q इंटू 2L। अभी पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसे सूचित करते हैं? P बराबर Q इंटू 2L। तो आप बोलेंगे कि सर इन दोनों को हटा के हम क्या ले सकते हैं? P। तो बिल्कुल, तो हमने बोला कि E बराबर K और इन दोनों को हटा के क्या लीजिएगा? तो Q इंटू 2L को हटा के हम लेंगे P और नीचे कितना? देखिए जब इसमें वेक्टर दिए तो इसमें भी दे सकते हैं। याद रखेंगे कि हम परिमाण के रूप में ले रहे हैं। आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो कैलकुलेशन है अभी केवल परिमाण बताता है। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पर हम लोग अभी P लिख लेते हैं, लास्ट में अंतिम पद में एरो हम दे देंगे, सदिश हो जाएगा। तो ये हो गया P, ये दोनों हटा तो P और नीचे कितना जी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, कितना आ गया? अब ये बताइए, यहाँ पे एक चीज और हम समझेंगे कि सर R स्क्वायर और L स्क्वायर ये दोनों क्या है? तो डायग्राम से स्पष्ट है। हम यहाँ पे कुछ मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं? ध्यान देंगे। ये K का वैल्यू कितना है? तो K का वैल्यू है 1/4πε0। ये हो गया P और इसका वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ मानने वाले हैं। क्या मानेंगे? तो माना कि R जो है ये बहुत बहुत बड़ा है L से। ठीक है, अतः L का मान नगण्य होगा। अतः
L लगभग बराबर 0। तो अब आप बोलेंगे कि सर ये क्या लिख दिए, तो हमने बोला कि R और L में R बहुत बड़ा होता है L से, तो R को आप क्या बना दीजिए, बहुत बड़ा। तो जब R बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसकी तुलना में L बहुत छोटा हो जाएगा, तो L को क्या मान लेंगे, नगण्य। नगण्य मतलब ना के बराबर। तो L का लगभग मान कितना रख देंगे, 0। कोई बोलेगा क्यों मान लिए आप, तो इसका कारण समझिए। डाइपोल किसको बोलते हैं जी, तो सर कोई भी ध्रुवीय जो अणु होता है, जैसे H+Cl-, HCl को तोड़े तो H+Cl-, तो एगो प्लस है एगो माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिएगा हमने बोला कि ये हमारा H+ है, ये Cl- है, तो जो आप बार बार 12 लिखते हैं वो क्या होता है, तो L होता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी H में, और Cl में होता है L, ठीक है। एक Cl का L हो गया, H हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन आयन का, क्लोरीन आयन का, और यहाँ से यहाँ तक E12 होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 12। अब ये बताइए कि H और Cl क्या है, आयन, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर L तो हमारा आयनिक डिस्टेंस हो गया ना जी, या अगर कोई आयन के बारे में नहीं जानता है तो अणु परमाणु के बारे में जानते हैं। तो आपने बोला कि सर ये क्लोरीन का अणु है या हाइड्रोजन का अणु, इसका मतलब कि L जो है आणविक डिस्टेंस है, अणु का डिस्टेंस, और अणु का जो डिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होता है, जिसको फर्मी में मापा जाता है 10⁻⁻15 मीटर में। तो अब बताइए कि इस R की तुलना में इस L का वैल्यू कितना छोटा होगा। ये तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा बनाया गया है, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। क्यों? क्योंकि ये आणविक डिस्टेंस होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। ये समझने के लिए इस तरीके का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर R की तुलना में ये L तो बहुत छोटा होता है, कितना हो सकता है, तो 10⁻⁻15 मीटर, जिसको फर्मी कहा जाता है, इतना छोटा होता है। तो अब बताइए कि जब इतना छोटा है तो इसको क्या मान लेंगे, लगभग 0, तो बिल्कुल लगभग 0 मान लेंगे। तो लगभग 0 आप मान लिए, तो क्या करना है जी, तो इस फॉर्मूले में आपको रख देना है। हमने बोला कि इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 P और नीचे R² L²। तो हमने बोला R² और L² मतलब 0 और इसका पावर 3/2। ओके, तो ये कितना हो गया जी, E = 1/4πε0 P R² और 3/2। देखिए तो 0 हो गया तो पावर 3/2। अब कुछ कट रहा है जी, तो आपने बोला कि सर स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 1/4πε0 P/R³। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। और ध्यान देंगे ये प्योर कैलकुलेशन है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसमें 20% जो होता है लैंग्वेज होता है, बाकी 80% कैलकुलेशन होता है। तो आप इसको भौतिकी ना समझ के गणित का कोई थ्योरम समझ लीजिए कि हमको गणित का कोई सूत्र सिद्ध करना है, और उस दृष्टिकोण से अगर इसको बनाइएगा तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप लिख लें, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिख लिए बालक, हटाया जाए। अब हमने क्या बोला कि मेरे पास क्या आ गया जी, तो E = 1/4πε0 और P/R³। अब आपने बोला सर ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके ऊपर एरो दीजिए और इसके ऊपर भी एरो, क्योंकि दोनों कौन सा राशि है, सदिश राशि। इसको इक्वेशन कितना बनाएंगे, तो इक्वेशन 4 बनाएंगे इसको। अब देखिए बार बार इधर उधर आप एरो देंगे नहीं देंगे, आप कहीं दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन लास्ट में जो है आप एरो देके ये बताएंगे कि P भी सदिश राशि है और E भी सदिश राशि है।
ठीक है, किसी का इच्छा होगा तो आप जहां जहां यूज किए हर जगह दे सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाले टर्म में दीजिए, बेहतर रहेगा, कोई गलत नहीं होगा। ओके, तो ये क्या निकाल लिए जी, तो ये विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, तो विद्युतीय द्विध्रुव के कारण, किस स्थिति पर, किस रेखा पर, तो निरक्षीय रेखा पर। क्लियर है, तो यही तीव्रता है। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो बोलेंगे सर अक्षीय रेखा पर कितना आया था, तो अक्षीय रेखा पर यहाँ पर 2 आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3। ओके, तो पहले एक लाइन लिखकर इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 4 विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। ओके, तो क्या लिखा हमने, समीकरण 4 विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय तीव्रता का आवश्यक व्यंजक है। फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। अब सवाल ये है, यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि सर ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव घूर्ण का डायरेक्शन बताइए किधर होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर नोट करके आगे जो हमको लिखना होगा नोट करके लिख सकते हैं। देखिए, जो बच्चे शुरू से नहीं पढ़े उनको समझ में नहीं आएगा, आपको शुरू से देखना होगा। अब यहाँ पर डायरेक्शन पूछा जाएगा किसके किसके बीच, तो P और E के बीच। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये बताइए कि इस डायग्राम में विद्युत द्विध्रुव घूर्ण P का डायरेक्शन क्या है, तो आपने बोला कि विद्युत द्विध्रुव घूर्ण का डायरेक्शन प्लस से प्लस की ओर होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, तो आप बोलेंगे सर ये किधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट, पूरब की ओर होगा। और बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन क्या है, तो इधर है, तो इधर है मतलब इसके जस्ट विपरीत है। तो ई बताइए, हमने बोला तो अगर P का डायरेक्शन इधर है, देखिए इधर है क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, और E का इधर है, तो यहीं से मान लीजिए ना कि E का इधर होगा। तो अब बताइए कि एक पूरब में है एक पश्चिम में है, तो ये एक दूसरे के क्या हुआ जी, विपरीत दिशा में हुआ कि नहीं। आपने बोला कि सर P का डायरेक्शन कहाँ है, तो P का डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, तो एरो इधर चला गया, और E का डायरेक्शन देखिए यहाँ पर इधर है, तो ऊपर लीजिए नहीं नीचे लीजिए, कहीं लीजिए, लेकिन है कहाँ, पश्चिम की ओर। तो हमने यहीं पर दिखा दिया कि ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन है। तो अब बताइए दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युतीय तीव्रता का दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है। ओके, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो नोट नंबर 1 क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर
ई तथा पी का दिशा, अब देखिए जिनको ई नहीं मालूम होगा तो बता दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है और पी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। शॉर्ट में हमने लिखा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर ई तथा पी का दिशा एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होता है। डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम में क्या दिखलाई दिया जी, तो सर P का डायरेक्शन कहाँ है, पूरब की ओर, मतलब P का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव, और इसमें तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन कहाँ है, तो पश्चिम की ओर। क्लियर है? तो आपने बोला सर ये एक दूसरे के विपरीत है। अब थोड़ा ये बता दिए, अगर पूछे कि दोनों के बीच कोण कितना बनेगा जी, तो ये बताइए दोनों के बीच कोण कितना डिग्री का बनेगा, 180। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण के बीच कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको भी लिख ले रहे हैं नोट नंबर 2 में। नोट 2 क्या लिखेंगे, तो विद्युत, पहले इसको लिख लीजिए, ऊपर लिखेंगे थोड़ा स्पेस रहेगा, ठीक है, समझने में भी बेहतर रहेगा। इसको लिख के हटाइए। उसके बाद अगले पॉइंट को हम बता रहे हैं कि ई और पी के बीच एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसको लिख लिया जाए। चलिए लिख लिया बालक, हटाए। नोट नंबर 2 पर आते हैं। नोट 2 क्या है जी, कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बीच एक सौ अस्सी डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है? कैसे बनता है जी, तो हमने बोला कि P का डायरेक्शन क्या है, देखिए ई डाइपोल है, ये कौन है, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। तो P का डायरेक्शन कहाँ होता है, तो P का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर। तो आपने बोला कि सर P का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और इस डायग्राम में E का देखिए कहाँ है, पश्चिम की ओर, तो ऊपर है या नीचे रहे, तो आपने बोला सर ये तो इधर है। तो अब बताइए कि एक पूरब एक पश्चिम, तो यहाँ पे कोण कितना बन गया जी, 180 डिग्री। तो यही बताया गया है कि निरक्षीय रेखा पर E और P के बीच कोण कितना होगा, 180 डिग्री। ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको लिख लीजिए, एक और नोट करेंगे हम लोग आगे। हो गया बालक? अच्छा, अब ये जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है थोड़ा समझिए। तो हमने एक डायग्राम बनाया और इसमें बोला कि ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युतीय द्विध्रुव है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये आपका मध्य बिंदु हो गया, ये दूरी L, ये O, ये दूरी भी L, टोटल दूरी कितना हो गया, 12। ओके, अब इस पर एक लंब डाला जाए,
इस पर एक लंब डाला गया, स्ट्रेट लाइन। तो अब बताइए कि लंब जो आप डाले इसको कौन सा रेखा बोलेंगे? निरक्षीय रेखा, इसको बोलेंगे निरक्षीय रेखा। और ई लाइन, ध्यान देंगे ई जो लाइन है इधर लीजिए या इधर लीजिए, माइनस या प्लस की ओर, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाला लाइन जो होता है इसको क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा। तो आपसे कहा गया कि ई बताइए कि अक्षीय रेखा और निरक्षीय रेखा ये दोनों पर एक बिंदु M दिया गया है, यहाँ भी ले लिए, यहाँ भी ले लिए, ये बिंदु M ले लिए, यहाँ भी M। और आपसे हमने पूछा कि ये बताइए सबसे अधिक तीव्रता कहाँ पर लगता है, अक्षीय पर कि निरक्षीय पर? ओके, तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख के बताइए कि कितना होता है, उसके बाद हम बताएंगे। तो अक्षीय स्थिति पर हम लोग कितना निकाले हैं जी? अक्षीय को इंग्लिश में एक्सियल बोलते हैं, ठीक है, ये अक्षीय, ये कितना होगा? तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³, यही होता है जी। अक्षीय पे निकाले हम लोग, इस जगह के लिए तीव्रता कितना है? तो ये है। निरक्षीय के लिए कितना होता है? तो देखिए निरक्षीय के लिए तीव्रता E निरक्षीय, तो आगे तो निकाले हैं, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r³। क्लियर है? ये आज हम लोग निकाले हैं जी, अभी तो निकाले हैं। तो ये किसके लिए हो गया? तो ये हो गया निरक्षीय रेखा के लिए, ये बिंदु M यहाँ पे ले लेते हैं। ये किसके लिए हो गया? तो ये निरक्षीय के लिए, मतलब यहाँ पर तीव्रता कितना है? इतना, और यहाँ पर तीव्रता इतना। अब बताइए कौन अधिक है? तो आपने बोला कि सर इसमें 2p/r³ है, यहाँ p बाई, मतलब यहाँ पे दुगना बल लगेगा, ठीक है, इसकी तुलना में यहाँ पर दुगना बल लगेगा। किसके कारण? विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। तो आपसे पूछा गया कि दुगना लगेगा तो इसको थोड़ा निकाल के बताइए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपने बोला कि ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय, ये कितना है अक्षीय? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p/r³। क्लियर है? यहाँ पर आइए, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये कितना है? p/r³। तो अब क्या कट रहा है जी? तो आपने बोला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कट गया, r³ से r³, p से p। तो क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास बचा 2/1। अब इसको गुना कराइए उससे, तो कितना मिल गया? ई अक्षीय बराबर कितना जी? जिसका इच्छा होगा आप तीर भी दे सकते हैं क्योंकि भाई सदिश राशि है। तो ई अक्षीय कितना हो गया? तो 2 गुने ई निरक्षीय, ई निरक्षीय। क्लियर है? अब हमको ये बताइए कि अक्षीय निरक्षीय का कितना गुना है? 2 गुना। तो याद रखेंगे कि अक्षीय स्थिति पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय की तुलना में दुगना बनता है। यहाँ से सिद्ध हो गया कि अक्षीय का जो तीव्रता होगा निरक्षीय का कितना गुना होगा? 2 गुना। और इनका अनुपात पूछेगा कि अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात बताइए, तो कितना? 2:1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको 2:1 लिख सकते हैं। ये लाइव क्लास में ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करवाया गया है, ठीक है। ये लाइव क्लास में ये क्वेश्चन आपको बताया गया है, अक्षीय और निरक्षीय का अनुपात। तो यही तो है आपका नोट। तो याद रखेंगे कि अक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होता है निरक्षीय की तुलना में दुगना होता है। तो अब बताइए कि यहाँ पर हम बोलेंगे तीव्रता 10 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ पे कितना होगा? 5। यहाँ पे बोल दिए कि तीव्रता 20 न्यूटन पर कूलम है, तो यहाँ पर कितना होगा?
10 होगा, मतलब इसका आधा यहाँ पर तीव्रता होता है। क्लियर है? तो यही था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन, जिसका नाम है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।